हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर आज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए। और सब्जेक्ट हमारा है सामाजिक विज्ञान और पार्ट 1 है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस जो आपकी बुक में से बीच में से आपके जो चैप्टर्स है उनमें से निकाले गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि एग्जाम में इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएंगे वो इन्हीं में से आएगा, एक पेपर नहीं आएगा। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें, नोट्स बना लें, इनको कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। इनको देर न करते हुए हम उसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा है राष्ट्रवाद। ये क्वेश्चन भी हो सकता है, क्वेश्चन आएगा आपका कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद की भावना को जड़ जमाने में राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्रगान आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हमारे राष्ट्रवाद की परिभाषा है। राष्ट्रवाद क्या होता है उसका ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। उसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 19वीं सदी के मध्य से पहले यूरोपीय देश उस रूप में नहीं थे जिस रूप में उन्हें हम आज जानते हैं, देखते हैं। यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वंशानुगत साम्राज्य का राज हुआ करता था। यह सभी राजतांत्रिक शासन थे जिन्हें अपनी प्रजा पर पूरा नियंत्रण हुआ करता था। उस काल में तकनीकी में कई ऐसे बदलाव हुए जिनके कारण समाज में आए बदलाव में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। सन 1789 में शुरू होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ ही नए राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। लेकिन इस नई विचारधारा को जड़ जमाने में लगभग 100 साल लग गए। इसी परिणति के रूप में फ्रांस का एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में गठन हुआ। यही सिलसिला पूरे यूरोप में अन्य भागों में चलने लगा और 20वीं शताब्दी की शुरुआत आते आते विश्व के कई भागों में आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक या क्वेश्चन कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी क्रांति। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति। फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस की राजनीतिक और संविधान में कई बदलाव आए। सन 1789 में सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से एक ऐसी संस्था को हुआ जिसका गठन नागरिकों द्वारा हुआ था। उसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि फ्रांस के लोग ही आगे से अपने देश का भविष्य तय करेंगे। इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। राष्ट्र की भावना की रचना। क्रांतिकारियों लोगों ने एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। एक, पितृभूमि और उसके नागरिकों की भावना का प्रचार, जिससे एक ऐसे समाज की अवधारणा को बल मिले जिसके लोगों को संविधान से समान अधिकार प्राप्त थे। राजसी प्रतीक को हटाकर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया जो कि तिरंगा था। स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया था और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। राष्ट्र के नाम पर नए स्तुति गीत बनाए गए और शपथ ली गई। शहीदों को नमन किया गया। एक केंद्र प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई जिनमें सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाए गए। फ्रांस में भूभाग में प्रचलित कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया। भार और मापन की एक मानक पद्धति अपनाई गई। क्षेत्रीय भाषा को नेपथ्य में धकेल दिया गया और फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा कि यूरोप के अन्य भागों में तानाशाही समाप्त करना और वहां राष्ट्र की स्थापना करना भी फ्रांस के लोगों का मिशन होगा।
चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं था नेपोलियन। अब नेपोलियन के बारे में कई क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको उन सभी का क्वेश्चन का आंसर आपको यही लिखना है। नेपोलियन 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का बादशाह रहा। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया और वहां फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी, लेकिन उसने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए। उसने उस व्यवस्था को बेहतर और कुशल बनाने की कोशिश की। 1804 को सिविल कोड, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, ने जन्म के आधार पर मिलने वाले हर सुविधाओं को समाप्त कर, इससे कानून में सबको समान हैसियत प्रदान की गई और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता कर दिया, जैसा कि उसने फ्रांस में किया था। अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में उसने नए नए सुधार किए। उसने डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में प्रशासनिक विभागों को सरल कर दिया। उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और किसानों को अदा होने वाले शुल्क को मुक्त कर दिया, माफ कर दिया। शहर में प्रचलित शिल्प मंडलियों और लगाई गई सीमांतताएं को भी समाप्त किया। यातायात संचार के साधनों में सुधार किए गए। इस प्रकार के बहुत से सुधार किए नेपोलियन ने। जनता की प्रतिक्रिया, इस नई आजादी का किसानों, कारीगरों और कामगारों ने जमकर स्वागत किया। उन्हें समझ आ गया था कि एक समान कानून और मानक मापन पद्धति और एक साझा मुद्रा से देश के विभिन्न क्षेत्रों में सामान और मुद्रा के आदान प्रदान में बड़ी सहूलियत मिलने वाली थी। लेकिन जिन इलाकों पर फ्रांस ने कब्जा किया था या जमाया था, वहां के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरू में तो फ्रांस की सेना को आजादी के दूत के रूप में देखा गया, लेकिन जल्द ही लोगों की समझ में आ गया कि इस नई शासन व्यवस्था में राजनीतिक स्वतंत्रता की उम्मीद नहीं की जा सकती। नेपोलियन द्वारा लाए गए प्रशासनिक बदलावों की तुलना में टैक्स में भारी बढ़ोतरी और फ्रांस की सेना में जबरदस्ती भर्ती अधिक भारी लगने लगे। इस तरह से शुरुआती जोश जल्दी ही विरोध में बदल गया। क्रांतिकारी के पहले की स्थिति, जो क्रांति थी उससे पहले की स्थिति क्या थी, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। 18वीं शताब्दी या सदी के मध्यकालीन यूरोप में वैसे तो राष्ट्र नहीं हुआ करते थे जैसे कि आज हम देखते हैं और समझते हैं। आधुनिक जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड कई सूबों, प्रांतों और साम्राज्य में बटे हुए थे। हर शासन का अपना स्वतंत्र इलाका हुआ करता था। पूर्वी और मध्य यूरोप के शक्तिशाली राजाओं के अधीन विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। उन लोगों की कोई साझा पहचान नहीं होती थी। किसी एक खास शासन के प्रति समर्पण ही उनमें कोई समानता की पुष्टि करता था। राष्ट्र के उदय के कारण और प्रतिक्रिया। अब जो राष्ट्र का जो उदय हुआ उसमें कुछ प्रतिक्रियाएं रही, तो कौन कौन सी प्रतिक्रिया रही, कौन कौन से कारण रहे, वो हम देखते हैं। देखिए, अभिजात वर्ग, ये उसका पहला पॉइंट है और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी कॉपी रजिस्टर में इन सभी को नोट कर लें। इसका दूसरा जो पॉइंट है वो मध्य वर्ग का उदय। उसमें मध्य वर्ग का उदय हुआ था पश्चिम यूरोप के केंद्रीय यूरोप में। कुछ भागों में उद्योग धंधे बढ़ने लगे थे, जिससे शहरों में विकास होने लगा, जहां एक नए व्यावसायिक वर्ग का उदय हुआ। बाजार के लिए उत्पादन की मंशा के कारण इस नए वर्ग का जन्म हुआ। इससे समाज में नए समूह और वर्गों का जन्म होने लगा। ये मध्य वर्ग में हुआ। उसी प्रकार आता है हमारा नेक्स्ट है उदार राष्ट्रवाद की भावना। 19वीं सदी के शुरुआती दौर में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदारवाद की भावना से गहरा तालमेल था। नए मध्य वर्ग के इसके लिए उदारवाद के मूल में व्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अधिकार की भावना थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उदारवाद की भावना से ही आम सहमति से शासन सिद्धांत को बल
मिला होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट आता है हमारा मताधिकार। उस समय मताधिकार की जो प्रक्रिया बहुत ही डिफरेंट रही, अलग रही। वो कौन सी थी, देखिए हम देखते हैं। फ्रांस में अभी भी हर नागरिक को मत देने का अधिकार नहीं मिला था। क्रांति के पिछले दौर में केवल ऐसे लोगों को ही मताधिकार मिले थे जिनके पास संपत्ति होती थी। जैकोबिन क्लबों के द्वारा के दौर में कुछ थोड़े समय के लिए हर वयस्क पुरुष को मताधिकार दिए गए थे, लेकिन नेपोलियन कोड ने फिर इन पुरानी व्यवस्था को बदल दिया और अपनी पुरानी व्यवस्था को कायम कर दिया। और केवल जो पैसे वाले और ज्यादा अमीर लोग थे उनको ही कहते मत देने का अधिकार था, और महिलाओं को नाबालिग जैसा दर्जा दिया गया था, जिसके कारण वे अपने माता पिता और पति के नियंत्रण में होती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण। नेपोलियन कोड की एक और खास बात थी आर्थिक उदारीकरण। मध्य वर्ग जिसका अभी भी जन्म हुआ था भी आर्थिक उदारीकरण के पक्ष में था। इसे समझने के लिए 19वीं सदी के पहले आधे हिस्से वाले ऐसे क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं जहां जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे। इस क्षेत्र में 39 प्रांत थे जो एक छोटी छोटी इकाइयों में बटे हुए थे। हर इकाई की अपनी अलग मुद्रा होती थी और मापन की अपनी अलग प्रणाली। यदि कोई व्यापारी हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाता था तो 11 चुंगी नौकाओं का गुजरना पड़ता था। इस तरीके का काफी उसमें बदलाव हुए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1815 के बाद एक नए रूढ़िवादी का जन्म। सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित ताकतों ने नेपोलियन को पराजित कर दिया। नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप की सरकार रूढ़िवादी को अपनाना चाहती थी। रूढ़िवादी का जन्म मानना था कि समाज और देश की परंपरा संस्थाओं का संरक्षण जरूरी था। उनका मानना था कि राजतंत्र सच सामाजिक ढांचा, संपत्ति और परिवार के पुराने ढांचे को बचाकर रखा जाए, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग यह भी चाहते थे कि प्रशासन के क्षेत्र में नेपोलियन द्वारा लाए गए आधुनिक व्यवस्था को भी कायम रखा जाए। ये उनकी मुख्य मांग थी। उसी प्रकार से देखिए क्रांतिकारी। 1815 की घटना के बाद सजा के डर से कई उदार राष्ट्रवादी जमींदोज हो गए, मतलब छुप गए, जिसमें काफी परेशानियां उनको सामना करना पड़ा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रीस की आजादी। ग्रीस की आजादी की लड़ाई में पूरे यूरोप के पढ़े लिखे वर्ग के राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत कर दिया। ग्रीस की आजादी का संघर्ष 1821 से शुरू हुआ था। ग्रीस की राष्ट्रवादियों तो ग्रीस के ऐसे लोगों से भारी समर्थन मिला जिन्हें देश से निकाला दे दिया गया था। इसके अलावा उन्हें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश लोगों से भी समर्थन मिला जो प्राचीन ग्रीस संस्कृति का सम्मान करते थे। मुस्लिम साम्राज्य के विरोध करने वाले इस संघर्ष का समर्थन बढ़ाने के लिए कवियों और कलाकारों ने भी जन भावना को इसके पक्ष में लाने की भरपूर कोशिश की थी। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि ग्रीस उस समय ओटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। आखिरकार 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल करता था। राष्ट्रवादी भावना और रोमांचक परिकल्पना, ये इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है भुखमरी, कठिनाइयां और लोगों का विरोध। ये भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा। 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक तंगी का दशक था।
19वीं सदी के शुरू के आधे वर्षों में जनसंख्या से तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। बेरोजगारी की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तरह बड़ी संख्या में पलायन हुआ था। अप्रवासी लोग शहरों में ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे जहां पर बहुत भीड़ भाड़ होती थी। उस काल के यूरोप में अन्य लोगों या अन्य भागों की तुलना में इंग्लैंड में औद्योगिकरण ज्यादा तेजी से हुआ। इसलिए इंग्लैंड की मिलें में बनने वाले सस्ते सामान में यूरोप के अन्य देशों में छोटे उत्पादकों द्वारा बनाए जाने वाले सामान को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही थी। यूरोप को कुछ क्षेत्रों में अभी भी अभिजात वर्ग का नियंत्रण था और इसके कारण किसानों पर सामंतों के लगान का भारी बोझ था। एक साल के फसल के नुकसान और खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण कई गांवों और शहरों में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 1848 के साल ऐसा ही एक बुरा साल था। भोजन में कमी और बढ़ती बेरोजगारी के कारण पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए थे। विद्रोह इतना जबरदस्त था कि लुई फिलिप को वहां से पलायन करना पड़ा। एक नेशनल असेंबली ने प्रजातंत्र की घोषणा कर दी थी। 21 साल से ऊपर की उम्र के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया गया। लोगों को काम में अधिकार की घोषणा भी की गई। रोजगार मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला बनाई गई। ऐसे बहुत से बदलाव किए गए। अगला जो हमारा टॉपिक है, उदारवादी की क्रांति। उदारवादियों की क्रांति। जब गरीबों को विद्रोह 1848 में हो रहा था, तभी एक अन्य क्रांति भी शुरू हो चुकी थी जिसका नेतृत्व पढ़ा लिखा मध्य वर्ग कर रहा था। यूरोप के कुछ भागों में स्वाधीनता राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं थी, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑटो हंगेरियन साम्राज्य में। इस क्षेत्र के मध्य वर्ग के स्त्री और पुरुष ने राष्ट्रीय एकीकरण और संविधान की मांग शुरू कर दी। उनकी मांग थी कि संसदीय प्रणाली पर आधारित राष्ट्र का निर्माण हो। वे एक संविधान, प्रेस की आजादी और गुटबंदी की आजादी चाहते थे। जर्मनी क्या सेना किस राष्ट्र का निर्माण कर सकती थी? ये हमारा अगला पॉइंट है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र और क्रांति से दूर हो चुका था। रूढ़िवादी ताकतें राष्ट्रवाद की भावना को इसलिए हवा देने लगे थे ताकि शासन की शक्ति बढ़ाई जा सके और यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्ता हासिल की जा सके। पहले आपने देखा है कि किस तरह से राजा और सेना की मिली जुली ताकतें से जर्मनी के मध्य वर्ग के आंदोलनों को कुचल दिया गया था। प्रसिया के बड़े भूस्वामी भी उन दमनकारी नीतियों का समर्थन करते थे। उसके बाद प्रसिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन की कमान संभाल ली। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ओटो वॉन बिस्मार्क। यह प्रसिया के मुख्य मंत्री थे जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण की बुनियाद रखी थी। इस काम में बिस्मार्क ने प्रसिया की सेना और प्रशासन तंत्र का सहारा लिया था। 7 सालों के 3 युद्ध हुए। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ प्रसिया की जीत के साथ युद्ध समाप्त हुआ और इस तरह से जर्मनी एकीकरण का काम पूरा हुआ। प्रसिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का बादशाह घोषित किया गया। इसके लिए वारसा ने 1871 की जनवरी में एक समारोह का आयोजन किया था। नए राष्ट्र के जर्मनी की नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इटली का एकीकरण।
यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए इटली का एकीकरण हुआ। इटली का भारी राजनीतिक अलगाव और विघटन का एक लंबा इतिहास रहा। इटली में एक तरफ तो बहुराष्ट्रीय हेम्बर्सबर्ग साम्राज्य का शासन था, तो दूसरी ओर कुछ हिस्से में कई छोटे छोटे राज्य थे। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 प्रांतों में बटा हुआ था। उनमें से एक सार्डिनिया और पिडमांट पर किसी इटालियन राज परिवार का शासन इटालियन राज परिवार का शासन था। उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य के नियंत्रण में था। मध्य भाग पोप के शासन में और दक्षिण भाग स्पेन के बोर्बोनियन राजा के नियंत्रण में था। और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से तैयार कर लें। इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसको रिवाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, ब्रिटेन की अजीबोगरीब कहानी। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ब्रिटेन के बारे में बताया जाए कि ब्रिटेन की जो राष्ट्र का निर्माण किस अचानक से हुई क्रांति के कारण नहीं हुआ, बल्कि यह एक लंबी और सतत चलने वाली प्रक्रिया के कारण हुआ था। 18वीं सदी से पहले ब्रिटिश देश नाम में कोई चीज नहीं हुआ करती थी। ब्रिटिश द्वीप विभिन्न नस्लों के हिसाब में बटे हुए थे, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट या आयरिश। हर नस्ली ग्रुप की अपनी अलग संस्कृति और राजनीतिक परंपरा थी। इंग्लिश राष्ट्र धीरे धीरे धन, संपदा, महत्व और ताकत में बढ़ रहा था। इस तरह से इसका प्रभुत्व और द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर पड़ना स्वाभाविक था। एक लंबे झगड़े के बाद 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने राज परिवार से सत्ता ले ली। इस इंग्लिश पार्लियामेंट ने ब्रिटेन के राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यूनियन एक्ट बना, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इस यूनियन में इंग्लैंड एक प्रधान भागीदार था और इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश सदस्यों की बहुतायत थी। ये काफी उथल पुथल बड़ा समय रहा उस समय का, और ये काफी इंपोर्टेंट भी रहा। तो आप सभी इसको अच्छे से रिवाइज कर लें और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 11, राष्ट्र की कल्पना। कलाकारों ने एक राष्ट्र को दर्शाने के लिए महिलाओं की तस्वीर को इस्तेमाल किया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने उदारवाद, न्याय और प्रजातंत्र जैसी अमूर्त भावनाओं को दर्शाने के लिए औरत को एक रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया। फ्रांस में राष्ट्र को मैरियन का नाम दिया गया, जो कि ईसाइयों में एक लोकप्रिय नाम हुआ करता था। उसके चित्रण के उदारवाद और प्रजातंत्र के रूपक में मदद ली गई, जैसा कि लाल टोपी, तिरंगा, कलगी आदि। मैरियन की मूर्ति को चौराहे पर लगाया गया। उसकी तस्वीर को सिक्कों पर छापा गया, ताकि लोगों को इसकी पहचान घर कर जाए, लोग अच्छे से इसको पहचान लें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन करें, क्योंकि एग्जाम में इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी के अंत आते आते राष्ट्रवाद में उदारवाद और प्रजातांत्रिक भावनाओं की कमी होने लगी। यह एक
हथियार बन गया, जिससे क्षणिक लक्ष्यों को साधा जाने लगा। यूरोप की मुख्य ताकतों ने लोगों की राष्ट्रवादी भावना को इस्तेमाल अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए शुरू कर दिया गया था। बाल्कन के संकट। बाल्कन ऐसा क्षेत्र था जहां भौगोलिक और नस्ली विविधताएं भरपूर थी। आज के रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया और सभी देश इसमें आते। क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मोटे तौर पर स्लाव कहा जाता था। बाल्कन एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। यह वह दौर था जब ओटोमन साम्राज्य बिखर रहा था और बाल्कन में रोमांटिक राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ रही थी। इसलिए यह क्षेत्र ऐसा था जैसे कि किसी बारूद के ढेर पर बैठा हो। पूरी 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें उसे अधिक सफलता नहीं मिली। इसके नियंत्रण में आने वाले यूरोपीय देश एक एक करके इसके अलग होते गए और अपनी आजादी घोषित करते गए। बाल्कन के देशों ने अपने इतिहास और राष्ट्रीय पहचान का हवाला देते हुए अलग होने की घोषणा की, लेकिन जब यह देश अपनी पहचान बनाने और आजादी पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब यह क्षेत्र कई गंभीर झगड़ों का अखाड़ा बन चुका था। इस प्रक्रिया में बाल्कन क्षेत्र में ताकत हथियाने के लिए भी जबरदस्त लड़ाई जारी थी। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। आदर्शवाद, राष्ट्रवाद एक दूसरे के अनुसार लड़ने के लिए तैयार रहते थे। नंबर पॉइंट 1, 1857 के बाद यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में तनाव, आपसी भौगोलिक और जातीय विभिन्नता स्लाव का नाम दिया गया। ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में राष्ट्रवाद के विचार के फैसले से ओटोमन साम्राज्य के ब्रिटेन का विस्फोट। नंबर 2, विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह की पहचान, आपसी टकराव। थर्ड में आता है इसका, ऐसी समय यूरोपीय शक्ति के बीच यूरोप और उपनिवेशन के लिए प्रतिस्पर्धी और प्रथम विश्व युद्ध। फोर्थ आता है हमारा, राष्ट्रवादी देश में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन विकसित हुए। समाजों का राष्ट्र राज्यों में गठित किया गया। और इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवादी की भावना, राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं, राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीच, तपैंती और परिवार को बनाए रखना। नंबर 2, 1815 में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया यूरोपीय शक्ति ने नेपोलियन को हराया। 1815 की विजय, 1815 की वियना संधि बूर्बो वंश को सत्ता ने हवाला दिया। पॉइंट 3, 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं की निर्नुसा को खत्म किया। ज्यादातर सरकारों ने राष्ट्रवाद के उदय के कारण, जो राष्ट्रवाद हुआ तो उसका उदय के क्या कारण थे। नंबर 1 पे आता है हमारा निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचार का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, नेपोलियन की संहिता, नेपोलियन के आक्रमण, ये उसके मुख्य कारण रहे। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ, तो इसमें तो सबसे जो अहम भूमिका अदा की हुई राष्ट्रवाद, गीत, राष्ट्रगान आदि।
यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास इस तरीके से हुआ। देखिए 19वीं सदी के मध्य तक यूरोपीय देश वैसे नहीं थे जैसे कि आज हैं। विभिन्न क्षेत्रों पर शासन अलग अलग वंश के लोग राज करते थे। इन क्षेत्रों पर राजवंश का शासन हुआ करता था। कई ऐसे तकनीकी बदलाव हुए जिनके कारण समाज में परिवर्तन आए। इन्हीं परिवर्तनों के कारण लोगों में राष्ट्र की भावना का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति 1789, नागरिक संहिता 1804, वियना की संधि 1815, उदारवादी की क्रांति 1848, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871, इटली का एकीकरण 1859 से 1871 तक। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो बहुत ही इंपोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आर्थिक राष्ट्रवाद राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में, तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं तो उसको हम देख लेते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में, तो इसको देखिए डिफाइन किया गया है। उस तरीके से आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, पढ़ लें, समझ लें। और इसी के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद लोकतंत्र का समर्थन करता है एवं शक्तियों के पृथक्करण, कानून का प्रशासन, न्याय, पुनरावलोकन, ऐसी व्यवस्थाओं तो का पक्षधर है। अर्थात उदारवाद हर एक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता का ही समर्थन करता है। यही जीवन के सभी क्षेत्रों में दमन का विरोधी है, चाहे वह दमन नीति धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हो। उसी प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद मुक्त बाजार तथा, उसी प्रकार से सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद मुक्त व्यापार तथा राज्य को बुराई बताकर व्यक्तिवाद का समर्थन करता है। उत्पादन और वितरण पर क्षेत्र या राज्य के नियंत्रण की वकालत करता है। उदारवादियों के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट होनी चाहिए। समाज और राज्य की तरफ से उद्योग और व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यापार करे और पूंजी लगाए। उदारवाद की मुख्य निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं, तो जो हमें इस प्रकार दी गई देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 आता है सहमति पर आधारित सरकार। नंबर 2 संविधान आधारित शासन। नंबर 3 संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित। नंबर 4 विशेषाधिकारों का अंत। नंबर 5 कानून के समक्ष समानता। नंबर 6 मताधिकार का समर्थन लेकिन सबके लिए नहीं। 7वां है मुक्त बाजार। 8वां है वस्तु एवं सेवाओं पर प्रतिबंध की मुक्ति। 9वां है धर्मनिरपेक्षता में विश्वास। और 10वां है लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का समर्थन। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं उदारवाद की जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट भी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवादी जो परंपरा थी या रूढ़िवादी जो स्थिति थी वो कैसी थी, आप उससे क्या समझते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकार का झुकाव पुनः रूढ़िवादी की तरह बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादी ने स्थापित संस्थाएं, रीति रिवाज, परंपराओं को मान्यता दी और तीव्र परिवर्तन के साथ स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। इस परिक्षेप में यह शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस का कहा गया है का आयोजन किया गया। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने किया। इस कांग्रेस का विनय संधि हस्तक्षेप किए। कांग्रेस में वियना संधि पर हस्तक्षेप किए गए। 1815 की वियना संधि इसका अगला पॉइंट है और इसी के नेक्स्ट कुछ विशेषताएं भी हैं। 1815 की वियना संधि की विशेषताएं इस प्रकार हैं। फ्रांस में
बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना नंबर 2 पे आता है। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी, सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। नंबर 3, फ्रांस में इलाकों पर से आधिपत्य को खो दिया जो उसके नेपोलियन के समय में जीते थे। फोर्थ पॉइंट आता है, फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक लगाने हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ड्यूक मेटरनिक जन्म 15 मई 1773 को हुआ। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप में राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। वियना संधि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र रूढ़िवादी तंत्र की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। यूपेसी मैक्सिनी जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। तत्पश्चात उन्हें 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा वर्न में यंग यूरोप। मैक्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों की ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया। मेटरनिकी ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल किया। यदि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। इसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी तथा इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्य प्रसा, बवेरिया, सैक्सोनी को मिलाकर 1871 में एक राष्ट्र राज्य जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया। इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो नीचे देखिए, बहुत इंपोर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लें और पढ़ लें, और सभी इंपोर्टेंट आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन करें, किसी को स्किप ना करें, क्योंकि एग्जाम में ये काफी हेल्प करने वाले हैं आपके, और सभी इंपोर्टेंट हमारे खास है। देखिए जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इटली का एकीकरण 1859 और 1870 के बीच में हुआ। इटली का एकीकरण जिसे इतावली भाषा में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया एग्जाम में, कई बार रिपीट भी हुआ है। टर्की के सुल्तान की योग्यता का लाभ उठा के 1911 ईसा पूर्व में इटली के ट्रिपोली पर अधिकार कर लिया। इससे उत्साहित होकर बाल्कन राज्यों जिसमें यूनान, सर्बिया, मोंटीनिग्रो और बुल्गारिया शामिल थे ने टर्की पर आक्रमण कर उसको हरा दिया। इस तरह बाल्कन समस्या ने यूरोप के प्रथम विश्व युद्ध का वातावरण तैयार कर दिया। ये इसका एक प्रमुख और मेन जो एक घटना रही। अगला देखिए, राज्य की दृश्य कल्पना क्या रही, ये उसी के पॉइंट है जो हमने क्वेश्चन पर पढ़ा है।
और ये पॉइंट भी काफी खास है कि ये क्वेश्चंस आपको 6 और 8 नंबर में आने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। फ्रैंकफर्ट संसद, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? फ्रैंकफर्ट शब्द का अर्थ क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, इससे आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो एग्जाम में पूछेगा। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान क्या रहा, ये बताया गया है। उसमें आप बहुत जरूर, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, महिलाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप उसको छोड़ना नहीं है, उनको जरूर करना है, क्योंकि महिलाओं से जुड़े हुए कोई भी आंदोलन, उनका योगदान तो 100% एग्जाम में आता है। आज के आधुनिक समय में भी महिलाएं समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र उत्थान के कार्यों में शामिल हैं। महिलाओं ने अपनी कर्तव्य परायणता से यह साबित किया कि महिलाएं किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं है, बल्कि उन्होंने तो राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका अदा की है। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर आई। जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि देशों में कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाने से बने जिनकी राष्ट्रीय पहचान समान थी, तथा यूनान, पोलैंड, बल्गारिया स्वतंत्र हो गए, राष्ट्र बने, और राष्ट्रवादी चेतना यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो चुकी थी। लेकिन 1789 फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यह सशक्त रूप से प्रकट हुई। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली कुछ महिलाओं के नाम इस प्रकार हैं: कस्तूरबा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा, आसफ अली, सरोजिनी नायडू, सिस्टर निवेदिता, मीराबेन, कमला नेहरू, मैडम भिकाजी कामा, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी आदि। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका निम्नलिखित थी: राजनीतिक संगठन का निर्माण, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष, राजनीतिक बैठकों तथा प्रशासनों में हिस्सा लेना, ये इनके मुख्य योगदान रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनका समर्थन। प्रतीक चिन्ह महत्व, टूटी हुई बेड़ियां, इसका महत्व होता है आजादी मिलना। बाज हा बाला कवच, जर्मन समुदाय के प्रतीक शक्ति। बलूत पद्धतियों का मुकुट, वीरता। तलवार, मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति का प्रतीक, शांति की चाह। लाल, काला और सुनहरा तिरंगा, उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। उगते सूरज की किरणें, एक नए युग की शुरुआत। ये उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक और चिन्ह हैं जो कि हमें दिखाए गए हैं, देखिए। और 1850 का डाक टिकट, इसमें मारी आना की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। उसी प्रकार से नीचे एक चित्र दिया गया है, देखिए। चित्र फिलिपी बेट ने जर्मेनिया का यह चित्र 1848 में बनाया। इसे सेंट पॉल चर्च की छत पर लटकाया था, जहां फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई। विभिन्न प्रतीक चिन्ह जिनका उपयोग राष्ट्रीय के विकास के लिए किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और ये क्वेश्चंस काफी आपके इंपोर्टेंट हैं। फ्रांसीसी क्रांति द्वारा सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम पूर्ववर्ती समाज में लोगों की पहचान से किस आधार पर थे? तो उत्तर देखते हैं हम लोग इनके। उत्तर हमारा है, सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित तरीके से अपने पूर्ववर्ती समाज से भिन्न थे। नंबर 1, पहले समाज स्टेट में बटी हुई थी, जबकि अब पितृभूमि, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज आदि के आधार पर सामूहिक पहचान पर बल दिया गया। नंबर 2, पूर्ववर्ती समाज निरंकुश राजतंत्र के प्रति निष्ठा पर आधारित था, जबकि अब यह लोगों द्वारा बने राष्ट्र के प्रति समर्पण पर आधारित था। नंबर 3, समाज में लोगों को संविधान के अंतर्गत समान अधिकार दिए गए जो पहले नहीं थे। इसी प्रकार से सेकंड देखते हैं हम लोग। नेपोलियन
नेपोलियन संहिता 1804 में कही गई बातें किस प्रकार उदारवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा के अनुरूप थी, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उदारवाद व्यक्ति आजादी और कानून के समक्ष समानता का समर्थन करता है। नेपोलियन की संहिता में कही गई बातें कई तरीके से इसे व्यक्त करती हैं। नंबर 1, जन्म आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया, कानून के समक्ष समानता। नंबर 3, संपत्ति का अधिकार। नंबर 4, सामंती व्यवस्था का अंत करके भूदास्ता और जागीरदारी शुल्क का अंत। नंबर 5 पे आता है एक समान कानून, मानक भार और राष्ट्रीय मुद्रा का प्रावधान। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आपके विचार में रूढ़िवादी विचारधारा किस प्रकार मानव जीवन के उत्थान में बाधक है? तो उत्तर देखिए, उत्तर को हम डिस्कस करते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा निम्नलिखित कारणों से मानव जीवन के उत्थान में बाधक है। नंबर 1, यह समाज में परंपरागत ऊंच नीच की भावना को बनाए रखने का समर्थन करती है। नंबर 2, आधुनिक जीवन मूल्य के विपरीत है, समाज में परिवर्तनों का विरोधी। नंबर 4, लोकतंत्र के युग में भी राजतंत्र का समर्थन, आलोचना और सहमति के खिलाफ। ये सारे इसके पॉइंट हैं जो रूढ़िवादी परंपराएं थी। रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं जो लोग पुरानी सोच के होते हैं, उन्हें रूढ़िवादी परंपराएं कहते हैं। या रूढ़िवादी सोच के वो लोग होते हैं जिनकी विचारधाराएं काफी पौराणिक होती हैं। उसी प्रकार चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्रांतिकारी विचारधारा ने किस प्रकार निरंकुश राजतंत्र के विद्रोह या विरुद्ध आधुनिक राष्ट्रवाद या राष्ट्र राज्य की स्थापना में योगदान दिया? मैक्सनी का उदाहरण देते हुए इसे समझाइए। तो चलिए उत्तर देखते हैं हम लोग। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया, इसलिए कई गुप्त संगठन उभरकर आए जो स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होकर संघर्ष करने लगे। इटली का जूसेपी मित्सनी ऐसा ही एक क्रांतिकारी था। उसने दो भूमिगत संगठन यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किया। उसने इटली को एकीकृत गणतंत्र बनने के लिए या बनाने के लिए क्रांतिकारी संघर्ष किया। उसके विचार का पूरे यूरोप पर असर पड़ा, रूढ़िवादी को मुंह की खानी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चनों को स्किप ना करें, इनको जरूर जरूर अपनी कॉपी में या रजिस्टर में लिख लें, नोट बना लें और इसको रिवाइज करते रहें, क्योंकि पेपर इन्हीं में से आएगा, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, तो आप इसको जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। भूख, कठिनाई, असमानता और बेरोजगारी किस प्रकार जन विद्रोह का कारण बन सकती है? 1830 के दशक में यूरोपीय परिस्थितियों के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, 1830 के दशक में यूरोपीय समाज कई कठिनाइयों से जूझ रहा था। बढ़ती आबादी, मशीनीकरण और औद्योगिकरण के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, महंगाई, व्यापार, बेरोजगारी, शहरों की और पलायन, फसलों की बर्बादी आदि ने व्यापक गरीबी का असर किया या उसका प्रसार किया। 1848 ऐसा ही एक वर्ष था। इस सभी परिस्थितियों की वजह से पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए और राजा को भागने पर मजबूर कर दिया तथा गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। आधुनिक समय में भी इन परिस्थितियों के पैदा होने पर जनता द्वारा विद्रोह की घटनाएं होती रही। उदाहरण के लिए नेपाल में जन विद्रोह के द्वारा राजतंत्र का खात्मा कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारा ये क्वेश्चन, आपके विचार में ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण यूरोप के बाकी देशों की अपेक्षा किस तरह भिन्न था? बताइए। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, देख लें और जो आपके नोट्स हैं उनमें इसको ऐड कर लें। चलिए उत्तर देखते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, जैसा कि अन्य यूरोपीय देशों में हुआ।
यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा थी, जिसे हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। नंबर एक, ब्रिटेन कई जातीय पहचान जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट आदि का देश था। नंबर दो, अंग राष्ट्र इंग्लैंड की सहमति सत्ता समृद्धि में वृद्धि के साथ द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर इसका प्रभुत्व बढ़ गया है। प्रभुत्व बढ़ने के बाद और भी इस पर असर पड़ता चला गया। नंबर तीन देखते हैं, संसद ने 1688 में राजतंत्र की ताकत छीन ली। नंबर चार, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 में हुए समझौते से यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ब्रिटेन का जन्म हुआ, किंतु व्यापार ने इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर प्रभाव जम गया। नंबर पांच, एक ब्रितानी पहचान के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाया गया, जिसमें कई बार स्कॉटिश, वेल्स, आयरलैंड के लोगों को दबाया भी गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपके विचार में जर्मनी और फ्रांस में राष्ट्र को दर्शाने वाले प्रतीक किस प्रकार वहां के लोग की भावना को प्रकट करते हैं? तो चलिए इसका उत्तर हम डिस्कस करते हैं। राष्ट्र के प्रति जुड़ाव पैदा करने के लिए 18वीं और 19वीं सदी में राष्ट्र का मानवीकरण किया गया, विशेषकर नारी रूपक में दर्शाए जाने लगी। फ्रांसीसी क्रांति जो स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र को प्रकट करती थी, उसे कलाकारों ने नारी रूपक के रूप में भी अभिव्यक्त किया। मारियाना की तस्वीर फ्रांसीसी गणतंत्र को प्रकट करती है, जिसकी लाल टोपी और टूटी जंजीर स्वतंत्रता को दर्शाती है। आमतौर पर आंखों में पट्टी बांधे तराजू लिए हुए महिला इंसाफ को प्रकट करती है। इन चिन्हों को सार्वजनिक स्थानों पर सजाया या दर्शाया गया। इसी तरह जर्मनी में जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूप बन गई। उसके सिर पर बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट वीरता को प्रकट करता है। इन रूपकों से आम लोग स्वयं को जोड़कर गर्व महसूस करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद ने ही साम्राज्यवाद को जन्म दिया और अंततः उसका अंत भी किया। उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। 19वीं सदी में यूरोपीय देशों में तीव्र औद्योगिक वृद्धि और उग्र राष्ट्रवादी आकांक्षाओं ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने एशिया, अफ्रीका के कई देशों पर अपना आधिपत्य जमाकर उनका उपनिवेशीकरण किया और अपने हितों के अनुरूप उनका घोर शोषण किया। किंतु इस आधिपत्य और घोषणा या शोषण आधिपत्य और शोषण के विरुद्ध इन देशों ने साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन पैदा हुए। इस प्रक्रिया ने यहाँ के लोगों को परस्पर सामूहिक एकता में बांधा, जो राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण का स्वप्न संजोने लगी। यद्यपि यह राष्ट्रवाद अपनी परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न और विशिष्ट थे, किंतु इसने यूरोपीय साम्राज्यवाद का अंत ही किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन हमारे इंपोर्टेंट रहे हैं। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हमारे 20 मार्क्स में आते हैं, ऑप्शनल, ये एक नंबर के आते हैं हमारे। हम कहते हैं बहुवैकल्पीय प्रश्न, और ये एग्जाम में 100% आते हैं, स्टार्टिंग में ही आते हैं, और ये आपके 15 या 20 मार्क्स के आएंगे। तो इसको हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन दिए गए हैं 1821, 1905, 1797, 1795। सही उत्तर इसका है हमारा 1797। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए?
तो ऑप्शन दिए गए हमारे, नंबर 1 राष्ट्र राज्य का उदय, नंबर 2 निरंकुश राज्य का उदय, नंबर 3 पूर्ण तानाशाही और पूर्ण राजशाही। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 राष्ट्र राज्य का उदय। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड, निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था? तो ऑप्शन दिए गए देखिए, नंबर 1 आता है जन्म पर आधारित सुविधाओं का ना होना, नंबर 2 संपत्ति का अधिकार, नंबर 3 सबके लिए वयस्क मददगार, नंबर 4 कानून के समक्ष समानता। तो इसका सही उत्तर है सबके लिए वयस्क मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई? ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 1815, नंबर 2 1816, नंबर 3 1817 और नंबर 4 1818 में। तो इसका सही उत्तर हमारा है 1815। इसी में ही जो कांग्रेस आयोजित की गई, वियना की कांग्रेस इसी वर्ष में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा या निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? नंबर 1 बिस्मार्क, नंबर 2 ड्यूक मैटरनिक, नंबर 3 ड्यूपेसी मैक्सिनी, नंबर 4 नेपोलियन। इसका सही उत्तर है ड्यूक मैटरनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? नंबर 1 दो ऑप्शन दिए गए हैं, वायसराय संधि, नंबर 2 वियना संधि, नंबर 3 म्यूनिख समझौता, नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर दिया गया है वियना संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? लुई फिलिप ने, बिस्मार्क या तीसरे नंबर पर है विक्टर इमैनुअल या नंबर 4 पर मैटरनिकी ने? तो इसका सही उत्तर हमारा मैटरनिक ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 1815 की वियना संधि ने, नंबर 2 कॉन्स्टेंटिनोपल संधि, नंबर 3 सार्डिनिया पिडमांड की संधि, और नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका है कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नंबर 1 गैरीवाल्डी, नंबर 2 बोल्ट पटोन, नंबर 3 मैक्सिनी, नंबर 4 काबूर। नंबर 4 काबूर। सही उत्तर इसका है 2 बोल्ट पटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? शांति, समानता, न्याय या स्वाधीनता? तो आंखों पर पट्टी बांधे हुए का 2 सही प्रतीक है, वो है हमारा न्याय। और चलिए आगे हम जो डिस्कस करते हैं, अब जो आगे क्वेश्चन हमारे आगे वो एक नंबर वाले क्वेश्चन आ गए। तो देखिए चलिए करते हैं हम लोग, और इस बात का ध्यान रखें कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन से ज्यादातर एक शब्द एक लाइन में दे, ज्यादा ना लिखें इनको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आइंस्टाइन कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आइंस्टाइन कौन था? उत्तर है इसका फ्रांसीसी दार्शनिक था। नंबर 3 जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? जर्मेनिया। उत्तर जर्मेनिया, जर्मन बलूत
वीरता का प्रतीक है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन भी दिए गए हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी विश्व विख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्त माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोलेवेराइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक बना? एक जर्मन तुर्क संघ, अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया और मुद्रा की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैसनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम बताइए। यंग इटली और यंग यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? राष्ट्र राज्य का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्कन क्षेत्र में या बाल्कन क्षेत्र के निवासियों की क्या कहा जाता है? इस्लाम कहा जाता है उनको। नेक्स्ट है हमारा वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? 1815 में। 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? ड्यूक मैटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य है? वियना संधि। इसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। मैटरनिक ने कहा था। इस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। चलिए अब 3 से 5 अंकों वाले क्वेश्चन से करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति थी। चलिए अब हम लघु और दीर्घ प्रश्नोत्तर करते हैं, जो कि 3 और 5 अंकों वाले प्रश्नोत्तर हमारे हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांतिकारी। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की थी? पितृभक्ति और नागरिकता के विचार, नए राष्ट्रीय चिन्ह, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रभाषा, एक समान भार व मान की व्यवस्था। नंबर 2, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत का समावेश किया जिससे पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल और तर्कसंगत बना दिया गया। समीक्षा कीजिए। नेपोलियन की संधि ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, शहरी क्षेत्र में सुधार, व्यापार में सुधार, ये इसके मुख्य कार्य रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप के राष्ट्र के विचार में निर्माण में सांस्कृतिक ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो उसका उत्तर है नंबर 1, कला, काव्य, कहानियां, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। लोकगीत, जन काव्य और लोक नृत्य। नंबर 3, स्थानीय बोलियां व लोक साहित्य पर बल, जो लोक साहित्य है उस पर काफी बल दिया गया। नंबर 4, भाषा। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं। नंबर 4 देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ। नंबर 1, आरंभ विलियम प्रथम ने प्रसा से सिंहासन पर आसीन हुआ। नंबर 2, बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना। नंबर 3, वियना कांग्रेस। और नंबर 4, एकीकरण में बाधाएं। नंबर 5, बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्ति को निरस्त किया और एकीकृत जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभारना उसका मुख्य उद्देश्य रहा। नंबर 5, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें, इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी? तो इसका उत्तर देखते हैं। एकीकरण की प्रक्रिया 1832
का प्रधानमंत्री बना। फ्रांस से संधि, ऑस्ट्रिया पराजित। 1859 में लुबार्डो को राज्य में मिला लिया। द्वितीय चरण, मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय। तृतीय चरण, 1860 में गैरीवाल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय। चतुर्थ चरण, वेनेसिया और रोम पर अधिकार। 1871 में पोप से समझौता, एकीकरण, इटली का उदय। एकीकरण में कुछ बाधाएं थी जो इस प्रकार हैं, देखिए हम डिस्कस करते हैं उन बाधाओं की कौन कौन सी बाधाएं थी। नंबर 1, राजनीतिक विघटन का एक लंबा इतिहास रहा। नंबर 2, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य। नंबर 3, पोप का शासन। नंबर 4, वियना कांग्रेस, उदारवादी शासन। ये पॉइंट हमारा 5th था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था? यह किस उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। पहले निर्जातीय पहचान, राष्ट्र की सहमति और सत्ता में वृद्धि। 1888 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीने जाना। 1707 में यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ब्रिटेन का गठन। स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व, आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड स्टेट किंगडम में शामिल किया गया। नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण, अलंग संस्कृति का दबदबा, राष्ट्र के प्रति झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा, पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रहे हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं? यूरोप पर प्रभाव, राष्ट्र राज्य का उदय, लोकतांत्रिक सिद्धांत को बढ़ावा, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल, अन्य राष्ट्र में मानवीय अधिकारों की मांग, और 5वां है निरंकुश राजतंत्र की क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं। उसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। समीक्षा कीजिए। फ्रांस का प्रभाव, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना। नंबर 2, लोक कल्याणकारी कार्य। नंबर 3, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व से भरे नए समाज की नींव। नंबर 4, नवीन कानून संहिता लागू। नंबर 5, नेशनल असेंबली का गठन। नंबर 6, आर्थिक एकीकरण। नंबर 7, कानून के समक्ष बराबरी। और नंबर 8, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित। मध्य वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, सांस्कृतिक और भाषा की भूमि, जन विद्रोह। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं। 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। जन्म पर, उत्तर में बता रहे हैं, उत्तर देखते हैं चलिए। नंबर 1, जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति। नंबर 2, संपत्ति के अधिक
और आप सभी स्टूडेंट्स इसको अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन करें। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट और खास हैं, तो आप इनको जरूर करें। और जो स्टूडेंट्स, मेरे जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनसे वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि मेरे और भी इम्पोर्टेंट्स जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं सभी चैप्टरों के नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करने वाला हूं, सभी के वीडियो डालने वाला हूं। और एफएसटी नहीं, आपके साइंस, इंग्लिश, मैथ सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो डालने वाला हूं और सभी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलने वाले हैं।